नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस कक्षा में। आज जो हम प्रमुख रूप से एक श्रृंखला चला रहे थे कि अलंकार, प्रमुख रूप से हमने प्रमुख अलंकारों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से अलंकार हैं। इसी क्रम में प्रमुख रूप से आज जो हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अलंकार, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बार बार देखा गया है, चाहे वो परीक्षा फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड रिट की हो या केवीएस की पीजीटी या टीजीटी हो या एनवीएस की या नवोदय विद्यालय की हो, या यहाँ तक मैं बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके लिए भी ये जो टॉपिक है, ये जो अलंकार हैं अति महत्वपूर्ण वो माने गए हैं। प्रमुख रूप से इन्हीं को हम एक अच्छे और सरल परिभाषा के द्वारा, अच्छे उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और मैंने वही उदाहरण वो प्रमुख रूप से सिलेक्ट किए हैं जो प्रमुख रूप से परीक्षा में आए हैं। सबसे पहले हम उनकी पहचान, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरणों को समझते हुए अलंकारों को प्रमुख रूप से ये जो आज अलंकार पढ़ेंगे उनको हम समझने का प्रयास एक करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अलंकार। कौन से अलंकार पढ़ेंगे? देखो, व्यक्तिरेख अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार। इसके अलावा हम आज की कक्षा में अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार भी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो अलंकार और भी है, परंतु मैंने प्रमुख रूप से आपको उन्हीं अलंकारों पे चर्चा हमने की है इन कक्षाओं में जो प्रमुख रूप से परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और पूछे भी गए हैं। सबसे पहले देखिएगा व्यक्तिरेख अलंकार। इसमें देखिए, जब किसी पद में प्रमुख रूप से उपमेय को उपमान से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपमेय क्या होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान क्या होता है जिससे तुलना की जाए से भी, यानी कि यहाँ पर उपमेय को उपमान से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है और उपमेय अधिक प्रभावशाली है वो रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पद में उपमान को तो दोषयुक्त अथवा कम गुणों वाला मान लिया जाता है, यानी उपमान को देखो, जब हमने प्रमुख उपमा अलंकार पढ़ा और उपक अलंकार पढ़ा, उनमें तो क्या होता है, उपमान है वो श्रेष्ठ होता है, उपमान है उसको श्रेष्ठ कर बताया जाता है। परंतु इस अलंकार में, व्यक्तिरेख अलंकार में प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि उपमेय जो है उसको श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उपमान को उससे फीका या कम से कम दोष वाला कोई बता करके उपमान को कम प्रभावशाली बना दिया जाता है और उपमेय को अधिक प्रभावशाली है वो बना दिया जाता है। यानी कि उपमेय को निर्दोष अथवा अधिक गुणों वाला दर्शाया जाता है तथा उपमान है उसको दोष युक्त मान लिया जाता है। देखिएगा, राधा मुख को चंद्रसा कहते हैं मतिरेक, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। देखिए, इसमें क्या कहा गया है प्रमुख रूप से कि राधा मुख को चंद्रसा कहते हैं मतिरेक, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। देखिए, प्रस्तुत पद में भी उपमान क्या है? चंद्रमा। ये क्या है? उपमान। ठीक है। उसके बाद राधा का जो मुख है वो क्या है? उपमेय। ठीक है, यानी दो चीजें प्रमुख रूप से आप देखेंगे, उपमान और उपमेय है वो क्या है? उपमेय राधा का मुख है, वो जो है निष्कलंक है। कौन है? राधा का जो मुख है वो क्या है? निष्कलंक है, अर्थात उसमें कोई भी कलंक है वो नहीं है। जबकि चंद्रमा जो है, ये देखिए चंद्र, इसमें कलंक है। कलंक का मतलब आप जब चंद्रमा को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो उसमें धब्बे से दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के या काले रंग के। उसका मतलब है कि वो क्या है? कलंकित, अर्थात उसमें कलंक है। जबकि राधा का जो सुंदर मुख है उसमें कोई भी कलंक नहीं है, वो निष्कलंक माना जाता है। तो प्रमुख रूप से आप इसमें आप समझ चुके होंगे कि ये जो उपमान है ये क्या है? दोष युक्त है, इसलिए ये क्या फीका है। और राधा का मुख है वो क्या है? निष्कलंक है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, इसलिए वो अधिक प्रभावशाली है। और राधा का मुख यहाँ पर क्या है? उपमेय है, इसलिए उपमेय जो है यहाँ पर प्रभावशाली है, इसीलिए प्रमुख रूप से यहाँ पे व्यक्तिरेख अलंकार हम लोग समझ सकते हैं। ये प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं। 2 नंबर पे देखिएगा, दृष्टांत अलंकार। बड़ा इंपॉर्टेंट अलंकार है, बार बार पूछा जाता है। ये उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में क्या अंतर है? जिस प्रकार संदेह और भ्रांतिमान में पूछा जाता है। और प्रमुख रूप से मैं बता दूं, मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे इंटरव्यू में मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे, उसमें प्रमुख रूप से 2 इंटरव्यू में दृष्टांत अलंकार के बारे में पूछा गया कि दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में क्या अंतर है। और यही प्रमुख रूप से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में
यहां तक मैं बता दूं, एक बार कॉलेज लेक्चरर ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि उदाहरण दे दिया गया इसमें कौन सा अलंकार है, और उसका उत्तर प्रमुख रूप से क्या था, दृष्टांत अलंकार। देखिएगा दृष्टांत अलंकार को, जब किसी पद में दो कथन प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, दो कथन, एक कथन ये हो गया और एक ये हो गया, उनमें से एक कथन उपमेय कथन होता है, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय कथन हो गया, दूसरा कथन उपमान होता है, यानी कि जिससे तुलना की जाती है, यानी कि एक तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान, तथा वे दोनों कथन परस्पर बिंब प्रतिबिंब की भांति जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक को हटा दिया जाए, एक को हटा दिया जाए तो दूसरा भी कोई प्रभाव नहीं रहता, अर्थात दूसरे एक दूसरे पर प्रभाव है वो पड़ता है, अर्थात एक जैसे भाव सारांश को प्रकट करते हैं। यानी कि प्रमुख रूप से एक चीज कह दी जाती है, एक उपमेय कथन होता है, एक उपमान कथन होता है, एक बात कह करके दूसरे का जो सारांश हो एक जैसा होता है, यानी यहां तक मैं बता दूं कि एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात है वो कही जाती है। देखिएगा, कण कण जोरे मण जुरे खावत निपटे सोए, यानी कि कण कण मिलाकर के मण, यानी कि मण होता है 40 किलो का, 40 किलो का मण होता है, यानी बूंद बूंद, यानी कि प्रमुख रूप से बूंद बूंद तो नीचे वाला उदाहरण आएगा नीचे वाली पंक्ति में, परंतु कण कण का मतलब जैसे गेहूं का एक दाना मिलाकर के मण, यानी बड़ी संख्या में गेहूं है वो हो जाती हैं। और खावत निपटे सोए, उनको हम निकालते हैं, जैसे मण होता है थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं तो खा करके निपट जाता है, अर्थात वो खत्म हो जाता है। बूंद बूंद के घट भरे, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बड़ा मजा आता है जब आप इस आनंदित होकर के इन चीजों को पढ़ते हैं, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, एक आपको परमानंद की अनुभूति होती है, और वही जो आनंद है आपको किसी चीज में सफलता दिलाता है। बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो हो, यानी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और टपकने से, बूंद बूंद टपकने से वो रीता, रीता यानी खाली हो जाना, ये प्रमुख रूप से रीतना, ये प्रमुख रूप से राजस्थानी शब्दों में, हम लोग राजस्थान में रहते हैं इसलिए इन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। रीता होना, खाली होना, यानी कि टपकते यानी टपक रहा है, वो जैसे हम कहते हैं वो नल टपक रहा है, ठीक है, उससे बूंद बूंद वो टपक रही है, ठीक है, तो वो रितो होना यानी कि खाली है वो हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रस्तुत पद में कवि यह कहना चाहता है कि कण कण इकट्ठा करने पर मण जुड़ जाता है, एवं कण कण खाने पर मण भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार बूंद बूंद इकट्ठा करने पर घड़ा भर जाता है, और बूंद बूंद टपकने से क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। यहाँ प्रस्तुत दोनों ही कथन एक जैसे भाव प्रकट करते हैं, अतः यहाँ पर क्या है, दृष्टांत अलंकार वो माना जाता है। यानी कि देखिए इसमें भी क्या होता है, एक देखो, ये देखो बूंद बूंद है मान लो, ठीक है, या कण कण है, इससे बड़ी मात्रा में कण बन जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मान के चलो ये घड़ा है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, बूंद बूंद गिरती है और ये घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार ये घड़ा टपक रहा है तो बूंद बूंद से ये खाली भी हो जाता है। ये प्रमुख रूप से आपको देखना है, दोनों में एक जैसी बात कहेगी, इसलिए दृष्टांत अलंकार माना जाता है। इसके बाद देखिए उदाहरण अलंकार, जब किसी पद में अर्थांतर यानी अर्थ के अंतर के लिए एक कथन के समर्थन में कोई दूसरा कथन प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन दूसरा कथन प्रस्तुत करते समय उदाहरणवाचक शब्द, देखिए ये पहचान के लिए बताया मैंने आपको, जैसे जैसा शब्द, जैसी, जैसे, जो, जिमी इत्यादि का पदों में प्रयोग कर दिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, उदाहरण का मतलब एक बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण देकर के उसको स्पष्ट किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है, वहां पर प्रमुख रूप से उदाहरण अलंकार वो माना जाता है। और इसमें प्रमुख रूप से जैसा, जैसी, जैसी, ज्यों, जिमी इत्यादि ये जो शब्द है वो होते हैं। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, देखिए नीकी पे फीकी लगे, देखिए आगे देखिए, बिन अवसर की बात, जैसे, जैसे बरनत, यानी कि जैसे बरनत, हाँ, निकी बेफिकी लगे बिन अवसर की बात, आगे है जैसे बरनत युद्ध में, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न स्वाद, देखियो बिना अवसर के कही गई अच्छी से अच्छी बात है वो फीकी लगने लग जाती है, यानी नीकी फीकी, यानी इसका मतलब है कि मान के चलो कि बात चल रही है कि मान के चलो कि किसी की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग वहां पे शोक सभा में बैठे हैं, वहां पे जाकर के कोई हंसने लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बिना अवसर की बात हो जाएगी। उसी प्रकार को शादी का माहौल है मान लो, वहां पे जाकर के कोई रोने लगे तो वहां पर बिना अवसर की बात है वो हो जाएगी। इसलिए अवसर की बात नीकी पे फीकी, यानी अवसर के अनुसार ही वो बात वो अच्छी लगती है। जैसे किसी युद्ध का वर्णन करते समय श्रृंगार रस की बातें क्या लगती है,
अच्छी नहीं, सुहात है सुहाता नहीं है, अच्छी है वो नहीं लगती है। यहाँ कवि ने एक कथन का दूसरे कथन से समर्थन करते इस समय उदाहरणवाचक शब्दों जैसे, ये देखिए इसमें ये जैसे आ गया। इसी प्रकार आप उदाहरण देख सकते हैं और भी, जैसे आपने लगा जगत जनायो जी ही सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखे आखिन देखी जाए। इसमें देखिए प्रमुख रूप से आपको ये देखना है, एक बात कही जाएगी और उसको स्पष्ट करने के लिए प्रमुख रूप से एक उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट है वो किया जाएगा। वहां पर प्रमुख रूप से उदाहरण अलंकार वो माना जाता है। देखिएगा अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति शब्द से प्रमुख रूप से अन्य जोड़ उक्ति, अन्योक्ति शब्द में अन्य जोड़ उक्ति यानी किसी को माध्यम बनाकर, अन्य यानी अन्य के लिए, उक्ति यानी कहना, किसी को माध्यम बनाकर के कहा गया कथन। जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि वहां किसी व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए किसी अन्य पदार्थ को माध्यम बनाना पड़ता है, यानी देखो नाम से स्पष्ट करो, अन्योक्ति अन्य जोड़ उक्ति यानी अपनी बात किसी को कहने के लिए माध्यम, किसी पदार्थ को या किसी को माध्यम बना करके वो बात कही जाएगी, वो अन्योक्ति के रूप में कही जाएगी और वहीं पर प्रमुख रूप से अन्योक्ति अलंकार है वो माना जाएगा। देखिए देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवा। देखिएगा प्रमुख रूप से जो अन्योक्ति अलंकार है उसमें कहने का तात्पर्य है कि जब किसी पद में किसी अप्रस्तुत पदार्थ को माध्यम बनाकर प्रस्तुत पदार्थ तक कोई बात पहुंचाई जाती है, वहां अप्रस्तुत पदार्थ पर प्रस्तुत पदार्थ के अर्थ को भी जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार है वो माना जाता है। देखिए मैंने उदाहरण बताया, ये प्रमुख रूप से बिहारी सत्सई से लिया गया, इनका वेरी इंपॉर्टेंट जो दोहा है वो माना जाता है। कविवर बिहारी द्वारा रचित प्रस्तुत पद में कवि बिहारी भ्रमर व पुष्पकली को माध्यम बनाकर राजा जयसिंह जो है जयपुर के शासक थे, उनको प्रमुख रूप से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। किसको माध्यम बना करके? पराग को और मधु को, यानी कि कली को और जो पुष्प को माध्यम बना करके राजा तक अपना संदेश है वो पहुंचाते हैं। क्योंकि उस समय राजा को सीधा कहना एक शोभा नहीं देता था, या राजा को सीधा सा कोई वो नहीं कह सकता था, इसलिए वो किसी को माध्यम बना करके अपनी बात अन्योक्ति के रूप में राजा तक पहुंचा रहे हैं। क्या संदेश पहुंचा रहे हैं? कि उन्हें रानी के प्रेम के साथ साथ अपने राजकाज में भी ध्यान देना चाहिए। यानी यहाँ अप्रस्तुत पदार्थ कौन हो गए? भ्रमर और पुष्पवती। यानी अप्रस्तुत तो क्या हो गए? यानी भ्रमर, ठीक है, भंवरा जो है, और पुष्प कली प्रमुख रूप से इसमें हो जाएगा। साथ साथ प्रस्तुत पदार्थ क्या है? राजा जयसिंह व नवविवाहिता चौहानी रानी के अर्थ को ग्रहण किया गया है। अतः यहाँ देखिए, यहाँ पर अप्रस्तुत और प्रस्तुत दो चीजें हैं। अप्रस्तुत में प्रमुख रूप से आप लेंगे भ्रमर को और पुष्पकली को। प्रस्तुत यानी कि प्रमुख रूप से बात किस तक पहुंचाई जा रही है? राजा जयसिंह और चौहानी जो रानी है, नवविवाहिता रानी, राजा के पास आई थी, तो उनको उनके प्रेम में आकर के उन्होंने संपूर्ण राज्य को एक बार खुलासा दिया था कि क्या प्रजा के साथ हो रहा है, क्या राज्य में हो रहा है, वो भूल गए थे। तो इसी बात को याद दिलाने के लिए अप्रस्तुत कथन के रूप में या अन्योक्ति अलंकार के रूप में, अन्योक्ति के रूप में प्रमुख रूप से ये जो बिहारी हैं वो प्रमुख रूप से मिर्जा राजा जयसिंह को क्या कहते हैं? प्रमुख रूप से ये एक सही राह दिखाने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखिएगा समासोक्ति। समासोक्ति शब्द समास जोड़ उक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। देखिए समास का मतलब भी होता है, एक तो होता है समास, व्यास शैली होती है, एक समास शैली होती है। समास शैली में किसी भी चीज को संक्षिप्त किया जाता है और व्यास शैली में उसको बढ़ाया जाता है। और उक्ति का मतलब कथन, समास का मतलब संक्षिप्त, उक्ति का मतलब कथन हो गया और संक्षिप्त कथन हो गया। जब किसी पद में किसी संक्षिप्त कथन के द्वारा ही किसी अन्य गंभीर या विस्तृत अर्थ को भी ग्रहण कर लिया जाता है, वहां पर प्रमुख रूप से समासोक्ति अलंकार है वो माना जाता है। इसके उदाहरण आप देखिएगा, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि चोई। यहाँ पर देखिएगा अप्रस्तुत कथन है, संध्या के समय नायक को देखकर नायिका प्रसन्न हो जाती है। प्रस्तुत कथन है, देखिए इसमें कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कलानिधि हुई, यानी प्रमुख रूप से संध्या के समय चंद्रमा को देख करके, यानी कि ये देखिए सांझ यानी संध्या के समय, कलानिधि चंद्रमा यानी संध्या के समय जो चंद्रमा को देख करके संध्या के समय जो कुमुदिनी है यानी कि कमलिनी है वो प्रसन्न है वो हो जाती है।
यानी कि कुमुदिनी क्या होती है, प्रसन्न होती है, किसको देख करके, चंद्रमा को देख करके, किस समय, संध्या के समय। उसी प्रकार संध्या के समय जो कुमुदिनी किसका रूप हो जाएगा, कुमुदिनी हो जाएगा प्रसन्न के रूप में प्रमुख रूप से। सांझ यानी समय, देखिए कुमुदिनी है यहाँ पर नायिका, अप्रस्तुत के रूप में हम देखें, प्रस्तुत कथन तो क्या हो जाएगा, संध्या के समय चंद्रमा को देख करके कुमुदिनी वो प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर कुमुदिनी क्या है, नायिका, कलानिधि क्या है, नायक, समय वही सांझ हो जाएगा, और प्रफुल्लित का मतलब हो जाएगा प्रसन्न होना। यानी जिस प्रकार सांझ के समय जो चंद्रमा को देख करके कमलिनी है वो प्रसन्न हो जाती है, खिल जाती है, उसी प्रकार सांझ के समय या संध्या के समय जो नायिका है वो नायक को देख करके प्रफुल्लित हो जाती है। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो अप्रस्तुत अर्थ है और एक क्या है, प्रस्तुत अर्थ है। प्रस्तुत अर्थ में प्रमुख रूप से क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान के चलो कमलिनी है, चंद्रमा है, सांझ है, प्रसन्न होना है। और अप्रस्तुत कथन के रूप में चंद्रमा के स्थान पे नायक और कमलिनी के स्थान पे नायिका हो जाएगा, और प्रसन्न होना ये प्रमुख रूप से सांझ का समय वो वही मान लिया जाएगा। हमने प्रमुख रूप से सभी अलंकारों को कम से कम 15-16 अलंकार हमने पढ़ने का प्रयास किया। मैं ये मानता हूं कि आप लोगों के अच्छे से आसानी से समझ में आ चुके होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, आपको तुरंत समाधान है वो मिलेगा। और अगला टॉपिक आप लोगों की डिमांड थी, मेरे जो स्टूडेंट है उनकी फोन पे भी और कमेंट बॉक्स में भी, कि हमें संधि बढ़ाई जाए। तो हम आगे से जो भी कक्षा होगी, कल या परसों जो भी है, उसमें प्रमुख रूप से संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कवर करेंगे। क्योंकि संधि प्रमुख रूप से यदि आपके समझ में आ जाती है तो आप जिंदगी भर है वो कभी भी नहीं भूलोगे। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।